कर लिया है हमने रेलेवेंट पोर्शन। अब बोल रहा है शो दैट मैग्नेटिक एनर्जी टू बिल्ड अप करंट कैपिटल I इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज गिवन बाय हाफ Li स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला जानते ही हैं। यस सर। तो ये शो करना है, यानी कि डिराइव करने के लिए बोल रहा है। तो एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। आप लोग सबको लिख तो रहे हो ना? यस सर। यस सर। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन क्या? इंडक्टर कॉइल। कॉइल। इंडक्टर कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर होती है उसका हमको फॉर्मूला डेवलप करना है। सो अगर हमारे पास एक इंडक्टर कॉइल है, ये जो इंडक्टर कॉइल होती है ये करंट को अचानक से बढ़ने देती है या बहुत धीरे धीरे करवाती है? धीरे धीरे टाइम में धीरे धीरे करवाती है, ग्रेजुअली करवाती है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है EMF E का, और ये की है, हमने की को क्लोज किया, और क्लोज किया कब? क्लोज किया हमने एट t इज इक्वल टू 0+। तो ऐसा करते ही क्या होगा कि सर्किट में करंट आएगा। तो एट t इज इक्वल टू 0 माइनस की इज ओपन, और जैसे ही t इज इक्वल टू 0+ वाला टाइम इंस्टेंट है, की इज क्लोज्ड। तो ऐसा करने से अचानक से सर्किट में करंट आएगा, जिसकी वजह से बैक EMF बनाएगा इंडक्टर कॉइल। तो बैक EMF induced in coil is, what is the formula? minus L di by dt। ठीक है, अब करंट ऐसे करके आप मार्क कर लो डायग्राम के अंदर। तो क्योंकि ये बैक EMF है तो ये अपोज करता है कि सपोर्ट करता है? अपोज करता है। तो इस तरीके से आप इसको दिखाओगे यहाँ पे बेसिकली कि ये जो है अपोज कर रहा है, और इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है हमारा। तो यहाँ पे आप लिखोगे L di/dt। अगर हम इस वाले पॉइंट को कंसीडर करते हैं, लेट्स कॉल दिस कैपिटल A, दिस इज कैपिटल B। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है L di/dt। अगर हम नीचे से देखते हैं तो E है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो E होगा वो होगा L di/dt के बराबर। ये चीज क्लियर है? यस सर। बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, A और B पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर वाले रास्ते से, तो कितना है? L di/dt। नीचे से कितना है? E। तो दोनों को कर दिया हमने इक्वेट। ठीक है, दिस इज नंबर 1। नाउ अब इसके बाद बात ये है कि यहाँ पर ये एनर्जी आ कहाँ से रही है, कहाँ से आ रही है ये एनर्जी? ये बैटरी वर्क कर रही है। यस सर। तो लिखेंगे कि यहाँ पर कौन कर रहा है पावर डिलीवर? बैटरी। तो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू, यहाँ पे बैटरी का जो वोल्टेज है, जो EMF है वो E है, और करंट दे रही है I, तो P इज इक्वल टू EI। अभी जो E का फॉर्मूला है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो P इज इक्वल टू L di/dt into I। नाउ व्हाट इज द फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ पावर? dw/dt। Yes, fundamentally, how do we define power? Power is the rate of doing work. Power is the रेट ऑफ चेंज ऑफ rate of doing work, कि कितनी तेजी से कोई वर्क करता है। तो मैथमेटिकली P is dw/dt। इसको डाल देते हैं यहाँ पे। तो dw/dt इज इक्वल टू Li di/dt। कुछ कट रहा है? dt कट जाएगा, करेगा dw इज इक्वल टू Li di। क्या करेंगे अब? इंटीग्रेशन। हाँ, इंटीग्रेशन करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या चीज बाहर आ जाएगी? L बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। करंट का क्या से क्या हो जाएगा? 0 से कैपिटल I। एंड छोटे छोटे वर्क को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो बन जाएगा कैपिटल W इज इक्वल टू, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर बाय 2 0.2, 0 से कैपिटल I तक। लिमिट्स पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? हाफ L कैपिटल I स्क्वायर। ये वर्क किसने किया? बैटरी में। और किस चीज में कन्वर्ट हो गया ये? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी।
this work done by battery gets stored in क्या? In the inductor coil in the form of Magnetic magnetic field field energy. energy. In the form of magnetic field energy. So therefore U is equal to half capital L capital I square. तो ये डेरिवेशन आप लोग कर लोगे एग्जाम में अगर आती है तो? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। इसके अंदर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसका एकदम एक तरीके से क्रिटिकल स्टेप है, जहाँ से अगर आपने लिख लिया तो आप कर पाओगे। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी इस डेरिवेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है? सेमीकंडक्टर्स से। बोला है व्हाट द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज नोन टू बी मोर देन द करंट इन द रिवर्स बायस। क्या ये बात सच है? हाँ, yes, sir. Yes, बिल्कुल। फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है। Yes, sir. और रिवर्स Yes, sir. बायस में करंट कम क्यों होता है? क्योंकि डिप्लीशन लेयर एक्सपैंड हो जाती है। Expand जाती है. expanded. ठीक है। बोला है व्हाट इज द रीजन देन टू ऑपरेट द फोटोडायोड इन रिवर्स बायस। ऐसा क्यों करते हैं? वो small current को भी फोटोडायोड whenever को हम रिवर्स बायस में क्यों यूज करते हैं? ये पता है कि यूज करते हैं फोटोडायोड को रिवर्स बायस में? हाँ, yes, sir. तो क्यों करते हैं? ज़्यादा होता है, sir. हाँ, अच्छा। Resist- फोटोडायोड वर्किंग क्या होता है एग्जैक्टली? इसका वर्किंग क्या होता है? फोटोडायोड में क्या होता है? लाइट डालने पर बनती है ना, करंट बनता है लाइट डालने पर। फोटोडायोड की अगर आप बात करते हो तो क्या होता है फोटोडायोड के अंदर? आपके पास होता है एक पीएन जंक्शन डायोड। आप लोगों को याद आ जाएगा, अभी देखना। ये है पीएन जंक्शन और ये क्या है? ये है डिप्लीशन लेयर। ये है आपका पी साइड, ये है आपका एन साइड। यहाँ पे लगी होती है खिड़की, विंडो। सो दिस इज अ ट्रांसपेरेंट विंडो। Why is it transparent? So that external light can penetrate through it and reach the depletion layer. तो यहाँ से आप डालते हो लाइट, और जो आप लाइट डालते हो उसके ऊपर, वो लाइट इस विंडो में से पास होके जाती है अंदर। लाइट के पास एनर्जी होती है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट? H nu. equal nu. to HU. हाँ, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो जब ये लाइट यहाँ पहुँचती है, अब ये जो डिप्लीशन लेयर होती है इसके अंदर यहाँ पर होती है प्लस 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 या माइनस 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 माइनस। और यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं? यहाँ पे होते हैं बहुत सारे होल्स साइड में, और एन साइड में क्या होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी एन साइड, एंड देयर आर माइनॉरिटी होल्स also here. So you can just mark a few holes here and there, and here you can mark a few electrons on the p side. ठीक है। और क्या ये डायग्राम कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? Incomplete is वो क्या पंगा है इसमें? सर्किट की बनाई हुई है। कौन सी बायसिंग कर दूं? reverse side. रिवर्स बायसिंग कर दो। रिवर्स मतलब पी से पीछे से negative. पी से नेगेटिव। और रिवर्स बायसिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग की जाती है। तो दो बैटरी लगा, दो सेल लगा देना बैक टू बैक सीरीज में। और यहाँ पे क्या लगाएंगे? Micro ammeter. माइक्रो वाला या मिली? माइक्रो, न्यू एमीटर। ये माइनस, ये प्लस, और इस तरह से कर दो इसको सेट। तो ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। तो जब भी आप बना के आओगे एग्जाम के अंदर, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग द बायसिंग। तो यहाँ लिख दो कौन सी बायसिंग? रिवर्स बायसिंग। ठीक है। अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट ज्यादा होता है कम होता है? करंट ज़्यादा होता है. ऐसा क्यों होता है? डिप्लीशन लेयर छोटी होती है. तो कहीं पे लिख लो वाई इज करंट मोर इन कौन सी बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताओगे? बिकॉज डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती है. कम हो जाती है। बिकॉज विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। बिकॉज विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है। और करंट जो होता है यहाँ पर, वो किस ऑर्डर का होता है? मिली की माइक्रो? फॉरवर्ड बायसिंग में माइक्रो. मिली एम्पेयर का होता है। फॉरवर्ड बायसिंग बात कर रहे हैं, मिली. हाँ, रिवर्स में माइक्रो. फॉरवर्ड बायसिंग बात कर रहे हैं तो मिली एम्पेयर का होता है। एंड यहाँ लिखेंगे कि y इज
करंट नेग्लिजिबल, करंट ना के बराबर होता है किसमें? रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में। क्यों? बिकॉज विड्थ ऑफ, डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। हाँ, तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। सारी कहानी डिप्लीशन लेयर के जरिए ही बतानी चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीएन जंक्शन। एंड करंट किस ऑर्डर का होता है? माइक्रो एम्पियर। करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। ठीक है। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ कि मान लो कि आपके पास एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। इफ यू हैव, मान लो आपके पास 10 रुपए हैं। इफ यू हैव ₹10 और आपको किसी ने क्या कर दिया, आपको किसी ने 2 रुपए दे दिए एंड यू गेट ₹2 मोर। आपके पास 10 रुपए थे, किसी ने आपको 2 रुपए और दे दिए। तो बताओ कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज चेंज? चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। बहुत बढ़िया, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100%। तो कितना आएगा ये? 20%। 20। लिख लो जरा इन सब बातों को। इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। मान लो आपके पास 1000 रुपए हैं ओरिजिनली और किसी ने आपको 2 रुपए दे दिए एंड यू गेट ₹2। 0.2%। हाँ, बहुत बढ़िया। तो परसेंटेज चेंज आएगा यहाँ पे 0.2%, यानी कि 2/1000 इंटू 100%, विच इज 0.2%। यानी कि अगर आपके पास कम पैसा होगा तो हल्का सा पैसा आते ही आपको महसूस होगा कि हाँ कुछ आ गया आपके पास, बट आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो 2 रुपये आप बोलोगे कि कुछ महसूस ही नहीं हुआ। तो इट वर्क्स लाइक दैट। तो बेसिकली यहाँ पर आप इस लॉजिक को यूज़ कर सकते हो कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटो डायोड होता क्या है? होता ये है कि जब हम लाइट डालते हैं तो करंट बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर बनता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन द डिप्लीशन लेयर। तो जरा वर्किंग बता के बताता हूँ उनको। तो अगर ये हमारे पास है भाई, डिप्लीशन लेयर में क्या होता है? सिलिकॉन के एटम्स। Silicon atoms are immobile ions. हाँ, डिप्लीशन लेयर है सिलिकॉन Si एटम्स एंड इमोबाइल आयंस। तो इमोबाइल आयंस की बात नहीं कर रहा मैं अभी, मैं बात कर रहा हूँ अभी सिलिकॉन एटम्स की। सिलिकॉन जो होता है वो किस ग्रुप का मेंबर है? कार्बन। सिलिकॉन है 14th ग्रुप का। 14। ग्रुप 14th का अगर है वो भाई, ग्रुप 14 के अंदर कौन कौन होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, लेड, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, मेटल, मेटल, है ना भाई? जानते हो ना कि ग्रुप के अंदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वेरी करती है ऊपर से नीचे आने पर। यस सर। तो कर रही हैं पहले इंसुलेटर, फिर 2 सेमीकंडक्टर, उसके बाद 2 कंडक्टर या मेटल। व्हाट इज एसएन? एसएन इज टिन। टिन। व्हाट इज पीबी? पीबी इज लेड। Lead. जी इज जर्मेनियम। जर्मेनियम। एसआई सिलिकॉन। Silicon. सी इज कार्बन। कार्बन इंसुलेटर है, मेटल है? कार्बन इंसुलेटर। कार्बन इंसुलेटर है। पूरे की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे ही बेस्ड है, तो कार्बन के बारे में पक्की बात पता होनी चाहिए। तो इनके पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 4 वैलेंस। दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर दिखा देते हैं। तो देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो आपने क्या किया, आपने डाल दी लाइट। तो जब लाइट आपने डाली इसके ऊपर तो ये है एच न्यू। अगर एच न्यू की वैल्यू इस सेमीकंडक्टर मटेरियल के एनर्जी बैंड गैप से के इक्वल या ज़्यादा होती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो क्या बनेगा यहाँ पर? होल। Yes sir. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये आ गया। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन होल पेयर गेट्स जनरेटेड। और ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है इसकी वजह से सर्किट में करंट इंक्रीज कर जाता है। ये सब बातें आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं इन सब चीज़ों की? यस। तो बेसिकली यहाँ पे लाइट गिरी और कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन हियर? एच न्यू शुड बी
greater than or equal to energy band gap of Energy band gap. semiconductor. तो उस केस में क्या चीज जनरेट होगी? इलेक्ट्रॉन होल पेयर. एंड एज अ रिजल्ट क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी? करंट इन सर्किट इंक्रीजेस. तो ये कहानी है फोटोडायोड की. अगर आपने फॉरवर्ड बायसिंग करी होती तो उस केस में लाइट डालने पर जो करंट आता एक्स्ट्रा वो ऐसा होता है कि 1000 का करंट था, 2 और आ गया, तो 0.2% का चेंज है जो कि परसेप्टिबल नहीं है, जो कि नोटिसेबल नहीं है. बट अगर आपने रिवर्स बायसिंग कर रखी है तो करंट है 10 माइक्रो एम्पियर टाइप का, उसमें जैसे ही 2 माइक्रो एम्पियर और ऐड हुआ तो तुरंत आपको 20% का इंक्रीज दिखेगा, जो कि एक बहुत ही लार्ज परसेंटेज इंक्रीज है. बात समझ में आ रही है? यस सर. हाँ. तो मेरे को ये बताओ कि फोटो डायोड को हम कौन सी बायसिंग में यूज करते हैं? रिवर्स बायसिंग में. क्यों करते हैं? जिससे कि परसेंटेज चेंज नोटिसेबल हो आसानी से. तो ये बात आपको लिख के आनी है पेपर के अंदर. तो लिखेंगे कि 10 a photodiode is always operated thus a photodiode is always operated in what? Reverse bias. The reverse bias, because the percentage change in क्या? करंट. भाई लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बन रही है इसके अंदर. द परसेंटेज चेंज इन करंट इज क्या? is easily noticeable, is easily noticeable या फिर perceptible. आसानी से पकड़ में आ पाता है क्या चीज? परसेंटेज चेंज इन करंट. हाँ, इन केस ऑफ कौन सी बायस? रिवर्स बायस. रिवर्स बायस. तो ये जो एग्जांपल मैंने बताया है ऊपर, इसके अंदर कौन सा वाला एग्जांपल 1 और 2 में से कौन सा वाला बैठ रहा है फॉरवर्ड बायसिंग के लिए? 2 फॉरवर्ड बायसिंग. हाँ, तो बेसिकली ये फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड कर सकते हैं. हाँ, ये फॉरवर्ड बायसिंग कह सकते हैं. यस सर. और इसको कह सकते हैं कि ये रिवर्स बायसिंग वाला सिनेरियो को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है. ऐसा कुछ लिख के आने के लिए नहीं बोल रहा ना आप लोगों को, ये सिर्फ समझाने के लिए है. ओके, चलते हैं आगे. तो 17 भी हो गया. क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या चीज मांग रहा है? किस चैप्टर का सवाल है? EMI का ही है. EMI का ही है. तो क्या है इसका आंसर? कम ऑन, इतनी बार कर चुके हैं हम. डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर EMF बिटवीन सेंटर एंड मेटालिक रिंग. वही तो है ये, इमोशनल EMF इन अ रोटेटिंग कंडक्टिंग रॉड. मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा. रेडियस उसकी L है, उसको घुमा रहे हैं B में. कितना आएगा आंसर? क्या याद नहीं है क्या? याद नहीं आ रहा. याद नहीं आ रहा? हाँ भाई, क्या तुमको याद है? BLV याद है. अच्छा, BLV याद है, ठीक है. ये याद है. चलो इसको फिर ड्राइव करके देखते हैं. इसका आंसर आता है B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2. हाँ, B ओमेगा L स्क्वायर. हाँ, तो ये चीज़ रखनी है दिमाग में, B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2. देखो, रिजल्ट सारे हमको याद होने चाहिए एकदम अच्छे से, ये बहुत ज़रूरी है. तो नंबर 18, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं एक रॉड को. रॉड की लेंथ है कैपिटल L और घुमा रहे हैं. एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला है इन्होंने, उसे आप एंगुलर वेलोसिटी पढ़ सकते हो, एक ही बात है. और सरकमफरेंस पर जो है एक सर्कुलर मेटालिक रिंग लगी हुई है. तो बना के देखते हैं इसको. तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि ये एक रिंग है और हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसके सेंटर पर हिंज कर दिया इसको, एक रॉड को. लेट्स कॉल इट A एंड B. यहाँ पे इसको हमने हिंज कर दिया या फिर पिवट कर दिया. इट इज पिवटेड हेयर और इट इज हिंज्ड हेयर. एंड इसको हम घुमा रहे हैं ओमेगा से. तो ये ओमेगा से घुमा रहे हैं इसको. व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी बोल लो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल लो,
It is the angular velocity of rod. And B, what is B? B is the strength of magnetic field. B is the strength of magnetic field. What is capital L? Length of rod. Length of rod, right? Length of rod. कौन है? Kevin. Kevin. Okay. So in this situation, बताओ इस डायग्राम में क्या चीज मिसिंग है? बैटरी. बैटरी? बैटरी थोड़ा लगाएंगे. मैग्नेटिक फील्ड मिसिंग है यहाँ पे. मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड लगा दो यहाँ पर. तो बेसिकली ये कौन सा टॉपिक है? दिस इज मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग कंडक्टिंग रॉड. क्या आएगा इसका आंसर? B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2. हाँ, तो लिख लेना टाइटल में मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग कंडक्टिंग रॉड. ठीक है. अब इसको करने के दो तरीके बताए थे. अगर मान लेते हैं कि ये है पोजीशन ऑफ रॉड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 और कुछ देर बाद, कुछ टाइम t के बाद ये रॉड यहाँ पहुंच गई और इसने थीटा एंगल स्वीप कर दिया. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? बताया था ना, थीटा रेडियस. हाँ, रेडियस का स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 2. यस. द एरिया ऑफ सेक्टर इज रेडियस का स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 2. यहाँ पे रेडियस तो L है, इस वजह से मैंने यहाँ पर L डाल दिया है. नाउ ये किस चैप्टर का सवाल है? चैप्टर 4. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का. यस सर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब होता है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो अब हम लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स होता है phi b इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू b a cos 0 डिग्री कर देंगे. यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है और एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ ही है. तो हमने क्या मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड तो माइनस के कैप में है ही और एरिया वेक्टर भी कहाँ पर है? माइनस के कैप में. एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के जो भी चीज है उसके परपेंडिकुलर होता है. तो माइनस के कैप भी मान सकते हो आप, के कैप भी मान सकते हो. यहाँ पे माइनस के कैप माना है तो ये 0 डिग्री आ गया. तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बी ए cos 0 डिग्री इज 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया? L स्क्वायर थीटा अपॉन 2. इसको कर देंगे हम यूजिंग फैराडेज सेकंड लॉ. यूजिंग फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ EMI हमें निकालना है इंड्यूस्ड EMF. सो इंड्यूस्ड EMF विल बी माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई बी. फाई बी इज बी एल स्क्वायर थीटा अपॉन 2. तो जो इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी माइनस बी एल स्क्वायर अपॉन 2 एंड देन डी थीटा बाई डी टी. अभी जो डी थीटा बाई डी टी है यही होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, राइट? Yes sir. So here d theta upon dt is angular velocity of rod. That is the rate at which the angular position of the rod is changing. So induced EMF will become minus b L square upon 2 into omega. Let's just take the magnitude part. So therefore the EMF induced in the rod is given by b omega L square upon 2. So this is the EMF induced in the rod. ठीक है? Yes sir. जैसे लॉरेंस फोर्स लगा के भी तो करते हैं ना? हाँ, दो तरीके बताए थे इसको करने के. तो सर दोनों सही है क्या वैसे? हाँ, दोनों ही आप कर सकते हो. दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो अडॉप्ट इन द एग्जाम. मैंने आज पर्टिकुलरली ये वाला इसलिए किया है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब होता है? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैंने क्या किया है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा और मैग्नेटिक फ्लक्स लिख के फैराडे का सेकंड लॉ लगा के बहुत ही प्रोसीजरली काम कर दिया है. तो ये लग रहा है कि हाँ आपने वही काम किया जो कि आप करते आ रहे हो बाकी टॉपिक्स के अंदर भी. अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, है ना, dx वाला, और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं. तो दैट इज ऑल्सो अनदर अप्रोच दैट वी कैन यूज.
दोनों ही एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने पहले भी कर रखा है ना। हाँ यस सर, ये भी क्या है। हाँ, तो आप कोई सा भी कर सकते हो अडॉप्ट। मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस वाले को अडॉप्ट करो, थोड़ा बेटर है ये। ओके, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 किस चैप्टर का है? ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट का। विच सर्किट इज दिस? सीरीज एलसीआर। सीरीज एलसीआर सर्किट। एल दे रखा है, सी दे रखा है और आर दे रखा है। अब एक काम करो, इसको ड्रॉ कर लो, लेकिन ऐसे ड्रॉ मत करना, वैसे ड्रॉ करना जैसे हम करते हैं ड्रॉ, यानी कि ऐसे ड्रॉ करना, ऐसे करके, ऐसे करके इसको ड्रॉ कर लो अपनी नोटबुक में, और फिर उनकी वैल्यूज लिख लो, जो जो वैल्यूज दे रखी हैं आपको। तो कितना है रेसिस्टेंस? डिस्टेंस आर 40 रेसिस्टेंस 40 है, ठीक है। तो आर, एल, और ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड ये क्या है नीचे? दिस इज द ऑल्टरनेटिंग सोर्स। ये हमारा एसी जनरेटर है ना, यस सर। एसी जनरेटर है, ठीक है। तो आर है 40 ओम, एल कितना है? 5 हेनरी। 5 हेनरी, एल है 5 हेनरी, और सी कितना है? 80 माइक्रोफैरड। 80 माइक्रोफैरड। 80 में 80 माइक्रोफैरड, ठीक है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? अच्छा, ये क्या है? कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। 250 वोल्ट, 240 वोल्ट। ये 240 वोल्ट क्या चीज है? आरएमएस। VRMS। आरएमएस, बहुत बढ़िया। तो दिस इज द वी आरएमएस ऑफ द सोर्स, 240 वोल्ट। हमारे घर में कितना आता है? 220। 220 वोल्ट आता है, ठीक है। कैलकुलेट, क्या निकालना है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालना है, कब? रेजोनेंस हो हाँ, ये होना चाहिए ड्राइव्स। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर? तो सर वो एक्सएल इक्वल टू एक्ससी करके भी निकाल सकते हैं। हाँ, उसी से निकलेगा। ओमेगा आर का फॉर्मूला बताओ। 1/√LC। 1/√LC लगाओ तो LC। निकालो कितना आ रहा है। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है कि ओमेगा निकालो एट रेजोनेंस, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी करके ही निकलता है वो। यू आर राइट। एल ओमेगा इज इक्वल टू 1/XC, तो ओमेगा आता है 1/√LC। सो कितना आ रहा है ये? आंसर 50 आ रहा है मेरा, 50 आ रहा है, 50। ठीक है। यस। तो 50 रेडियन पर सेकंड आ रहा है। सो दिस इज द आंसर। तो आंसर को बॉक्स में डाल देना, 50 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना। हाँ यस सर। ठीक है, बढ़िया। क्या निकालना है इसके बाद? करंट। करंट निकालना है कब? एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस पे निकालना है करंट। रेजोनेंस पे ही तो करंट होता है, पीक का पीक। तो करंट वोल्टेज। निकाल, हाँ, करंट निकालना है। करंट अगर सिर्फ बोला है करंट निकालना है, तो कौन सा करंट निकालोगे? आरएमएस करंट। आरएमएस। अगर कुछ बोला ना हो तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आरएमएस ही निकालना होता है। अब कब निकालना है? एट रेजोनेंस। रेजोनेंस। रेजोनेंस पे हमारा जो सीरीज एलसीआर सर्किट होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? रेजिस्टर के प्योरली लिए रेजिस्टिव। प्योरली यहाँ तो प्योरली लगा दो, रेजिस्टेंस। तो लगा दो ओम्स लॉ। तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर। पी आरएमएस अपॉन आर। भाई वैसे तो जेड होता है ना, हाँ यस सर। और रेजोनेंस पे जेड आर होता है। याद है, जेड मिन हो जाता है। यस सर। और जेड मिन कितना होता है? आर के बराबर। आर वी आर एम एस कितना है? 240। और आर 40। तो कितना आएगा? 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। सो ये क्या निकाल लिया आपने? आर एम एस करंट निकाल लिया। इसके थर्ड पार्ट पे क्या मांग रहा है? RMS potential drop across the capacitor at resonance. रेजोनेंस पे मांग रहा है कैपेसिटर के क्रॉस कितना वोल्टेज है आरएमएस में। सो निकालना है वी आरएमएस अक्रॉस कैपेसिटर। वी आरएमएस अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है कब? At resonance. एट रेजोनेंस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला
XC What is the Ohm's law for capacitor? V is equal to I XC. yes sir V is equal to I XC. और यहाँ पे लगा देंगे V RMS is equal to I RMS into XC. What is XC? 1 upon omega C 1 upon omega C. ओमेगा R कर देते हैं यहाँ पर, है ना? हाँ yes sir I RMS कितना है? I6 ओमेगा R 50 into C और C कितना है? 80 माइक्रोफैरड 80 माइक्रोफैरड. ठीक है. क्या बहुत मुश्किल सवाल है क्या ये? नो सर आसान है. तो देखो जरा कितना बैठ रहा है आंसर. कर रहे हो? yes sir Yes, sir. so 1.5 into 10 की पावर 3 Amen. हाँ या मेरा आ रहा है 1500 वोल्ट. सेम आ रहा है, सेम आ रहा है. तो Yes. 1500 वोल्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब ऐसा लग रहा होगा कि लगाया था 240 और कैपेसिटर को 1500 कैसे मिल गया, है ना? हाँ वही जब लगाया ही 240 है तो कैपेसिटर को 1500 कैसे मिल गया? यही तो कमाल है अल्टरनेटिंग सर्किट्स का. ये 1500 को ना डोंट टेक इट ऑन द फेस वैल्यू. 1500 को देख के ये मत सोचना कि 240 से छोटा ही होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि ये सर्किट अल्टरनेटिंग है, ये एक फेजर क्वांटिटी है ना, हाँ सर कम ज्यादा होता है ये कम ज्यादा होता रहता है, तो इस वजह से चक्कर ऐसा हो रहा है यहाँ पर. दैट इज ओके, देयर इज नो इशू विद दिस आंसर. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. ये पिक्चर जरा ड्रॉ कर लो अपनी नोटबुक में. ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या चीज मांगता है जनरली? Electric flux. मैग्नेटिक Magnetic. ना, देखो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लिखा ही नहीं है कि क्या मांगा है, इसी वजह से हाँ. पूछ रहा हूँ. भूल गए, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा नहीं है. रेक्टेंगुलर लूप, ये रेक्टेंगुलर लूप है, इसके डायमेंशंस क्या हैं? 4 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर. और इसमें कितना करंट है लूप के अंदर? 2 एम्पियर. अच्छा इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक हाँ, नहीं, आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट में कि कितना टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, लूप के ऊपर, टॉर्क ऑन द लूप. और सेकंड पार्ट में निकालना होगा फोर्स ऑन द लूप. टॉर्क ऑन द लूप एंड फोर्स ऑन द लूप. अब आप लोगों ने इतना कुछ पढ़ लिया है फिजिक्स में कि आप लोगों से ये किया जाता है एक्सपेक्ट कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी बता दिया तो आप लोग कर पाओ प्रेडिक्ट कि क्या पूछ रहा होगा, क्या पूछना चाहे. तो यहाँ पर लूप में कितना करंट है? 2 एम्पियर. वायर में 5 एम्पियर. क्या निकालना है? टॉर्क और Torque on the loop and force on the loop. What is the formula of torque on the loop? M cross B. M क्रॉस B. बिल्कुल ठीक है, तो इसको करते हैं ट्राई. नंबर 20. NIB sin थीटा. हाँ यस. तो ये कितना करंट है वायर में? 5 एम्प. 5 ampere. इसको आप बोल दो करंट I1 बोल दो इसको. और ये जो लूप है रेक्टेंगुलर लूप, ये वायर से कितना दूर है? 1 1 centimeter. सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर मार्क कर लो. कोई इंपॉर्टेंस है इस 1 सेंटीमीटर का? ऑफ कोर्स इसका इंपॉर्टेंस है. और डायमेंशंस क्या है? 4 बाय 10. तो ये है 4 सेंटीमीटर और ये वाली एज है 10 सेंटीमीटर. और कितना करंट है इसके अंदर? 2 एम्पियर. क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. करंट इज क्लॉकवाइज. करंट मार्क कर लो 2 एम्पियर इन द रेक्टेंगुलर लूप. इसकी नेमिंग करके दे रखी है क्या इन लोगों ने? लूप नहीं कर रखी? Yes. तो कर लो ABCD, आप खुद से बोल दो उसको. क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में? टॉर्क किसके ऊपर? के ऊपर. लूप के ऊपर. एक बात बताओ कि अगर ये वायर यहाँ पर रखी हुई है, वायर फिक्स्ड है, इस क्वेश्चन में बताया नहीं है, ऐसा कभी लिख के नहीं बताएगा इस तरीके से
लेकिन ये मान के चलना है कि वायर फिक्स्ड है यहाँ पर। और ये क्या लिखा हुआ है, इफ द लूप एंड द वायर आर कोप्लेनर। कोप्लेनर, मतलब दे लाई इन द सेम प्लेन। हाँ, तो निकालना है टॉर्क। अब एक बात बताओ कि अगर वायर इस तरीके से रखी हो और बाजू में एक लूप रखा हुआ हो, तो क्या ये लूप घूमेगा क्या? इस तरीके से घूमेगा क्या ये? ऐसा तो होता नहीं है कभी, मतलब कॉमन सेंस लगा के सोचो। अगर यहाँ पर एक वायर रखी हुई है जिसमें करंट है, उसके बाजू में एक लूप रखा हुआ है इस तरीके से, तो क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि ये घूमने लग जाएगा ऐसे करके? ऐसा घूमेगा तो है नहीं, ये घूमता नहीं है ये। तो ध्यान रखना है कि टॉर्क वॉर्क कुछ नहीं आता इसके ऊपर, ये सब फालतू की बातें होती हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल बेसिक से काम हो जाएगा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये जो एम वेक्टर है ये लूप का है, ये है ऑफ द लूप, ये है एम वेक्टर ऑफ द लूप। और बी वेक्टर किसकी है? ऑफ द वायर। ये वायर की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। हाँ, तो ये बताओ कि व्हाट इज कैपिटल एम? इट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप। ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। आपको अपने फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द लूप। तो बताओ अंगूठा कहाँ जा रहा है? माइनस के कैप, यानी कि कैपिटल एम वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? माइनस के कैप। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? वायर की। ये जो यहाँ पे वायर है लंबी वाली, इस वायर की वजह से यहाँ पर इस वाले इलाके में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस के कैप। तो अगर माइनस के कैप दोनों है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है ना? तो अगर आप खोलोगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा साइन थीटा? साइन थीटा। और दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या आएगा? 0 डिग्री। कितना आ गया टॉर्क? बिकॉज साइन 0 डिग्री इज 0। साइन 10 साइन 0 डिग्री इज 0, ठीक है। तो यानी कि लूप घूमेगा या चलेगा? चलेगा, घूमेगा नहीं। चलेगा। हाँ, घूमेगा नहीं, चलेगा। ये बात ध्यान रखो कि कभी भी ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो तो लूप चलता है या घूमता है? चलता है, यानी कि फोर्स, हाँ चलेगा ना, फोर्स आएगी इसके ऊपर। अब फोर्स निकालते हैं। अब आपको इस वाले अरेंजमेंट के अंदर फोर्स निकालनी है, तो आपके लिए कौन कौन से एज इंपॉर्टेंट हैं? आपके लिए एक तो ये इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल वाले एज इंपॉर्टेंट होते हैं सिर्फ, ठीक है। हाँ, ये जो हॉरिजॉन्टल एजेस हैं इनके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है, जो कि आपस में नलिफाई हो जाती है। हाँ, तो इन दोनों को का कोई यूज नहीं है। कौन कौन से एजेस इंपॉर्टेंट नहीं है? ए बी और सी डी। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? ए डी एंड बी सी। हाँ, अब यहाँ पे कौन सा वाला लगेगा फंडा? बहुत बढ़िया। अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर करंट हो I1, यहाँ पर करंट हो I2, या फिर नीचे की तरफ हो I2, कोई दिक्कत नहीं है, और कितना डिस्टेंस R, तो जो फोर्स लगता है इसकी लंबाई L ले लेते हैं। तो फोर्स लगती है F/L होता है कितना? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, यानी कि फोर्स हो जाता है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई। व्हाट इज R? R इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल वायर्स। तो यहाँ पर बताओ मेरे को, इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर I1 कितना है और I2 कितना है? I1 5 I1 है 5 एम्पियर और I2 है, I2 कितना है? 2। ठीक है, और कितना डिस्टेंस है? देखो, अगर आप बात करते हो 8, अच्छा ये बताओ कि हम अगर बात करते हैं लाइक करंट्स की, तो लाइक करंट्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट या रेपेल? अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि लाइक करंट्स, ये सब पढ़ रखा है ना चैप्टर 4 में? यस सर। ठीक है, लाइक करंट्स अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक करंट्स रिपेल करते हैं। तो मेरे को ये बताओ कि हमारी जो ये लंबी वाली तार है, ये और एडी क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर क्या चीज फिक्स्ड है? ये वायर फिक्स्ड है। नहीं, वायर फिक्स्ड है। ये वायर फिक्स्ड है, तो एडी के ऊपर अट्रैक्शन होगा तो माइनस है क्या आई कैप? माइनस आई कैप। हाँ, तो फोर्स ऑन एडी जो होगा दैट इज गोइंग टू बी अलोंग माइनस आई कैप। एंड ये जो वायर है, लंबी वाली वायर और बीसी क्या करेंगे? रिपेल। तो इस पे फोर्स होगी आई कैप डायरेक्शन में एफ बी सी। कौन पास है कौन दूर है?
एडी पास है, पास है। एडी पास है तो कौन सी फोर्स तगड़ी होगी? एफएडी। एफएडी। हाँ, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगी किसके ऊपर? लूप के ऊपर। नेट फोर्स ऑन द लूप इज एफ नेट इज इक्वल टू एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन किसको हरा देगा? एडी और डायरेक्शन क्या आएगी? माइनस आई। माइनस आई क्या, यानी कि लूप वायर की तरफ जाएगा क्या? यस सर। हाँ therefore loop will rotate or translate ट्रांसलेट towards या away? टुवर्ड्स। towards the wire। ठीक है, तो एफ नेट इज इक्वल टू, नाउ एफ ए डी होता है म्यू नॉट I1 I2 L। L किसका? एडी का। यस सर। अपॉन क्या? 2 पाई। अब डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस किसका चाहिए? स्ट्रेट वायर से एडी तक की दूरी, उसे R1 बोल दो। उसे R1 बोल दो, सब कुछ वेरिएबल्स में डाल लो, अभी बाद में कर लेंगे। लंबाई किसकी? BC की लंबाई और एडी की लंबाई सेम है ना? यस सर। ठीक है, अब डिस्टेंस किसका? वायर का और BC का बनेगा माइनस। क्या कॉमन क्या आ रहा है? R1 को R2 को हाँ, बनेगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 माइनस क्या। अब हम वेरिएबल्स की वैल्यूज पुट कर देंगे। एक काम और कर लो, व्हाट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई? 10 की पावर -7। -7। व्हाट इज, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई? 10 की पावर -7। तो डाल देते हैं, तो जो एफ नेट, ये एफ नेट कौन कर रहा है एक्सपीरियंस? लूप। हाँ लूप लूप कर रहा है ना एक्सपीरियंस। हाँ यस। अब बताओ जरा डेटा क्या भरेंगे यहाँ पर? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डाल दिया। I1 कितना है? I1 5, I2 2, L कितना है? 10 सेंटीमीटर्स। L है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को कर लो कन्वर्ट किसमें? मीटर में। तो 10 अपॉन 100 रहेगा ये। R1 क्या है? R1 वायर और एडी की दूरी 1 सेंटीमीटर, तो करेंगे 1 अपॉन 100, है ना? यस सर। और R2 कितना है? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि BC की दूरी हमारी फिक्स्ड वायर से 1 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर। बढ़िया, बातें समझ में आ रही है ना सारी की सारी? यस सर। ठीक है, अब इस सारे 100 को, 100 और 100 को काट दो साथ में, तो ये 100 इसको काट देगा, तो क्या बचेगा? 5 2 ज़ा 10। एक बार निकालो जरा, देखते हैं कितना आ रहा है। आया? एट इंटू भाई मेरा तो 1.6 आ रहा है। 1.6 1.6 इंटू क्या? इनकी पावर -5 क्या? न्यूटन। उसके बाद क्या? माइनस आई क्या? माइनस आई क्या, बिल्कुल। तो ये आ रहा है। तो इसको, इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आता है तो कर लोगे ना मैनेज? यस। ठीक है, कितना टॉर्क? 0 टॉर्क। 0 टॉर्क। यानी कि जो लूप है वो घूमेगा कि चलेगा? चलेगा। चलेगा, घूमेगा नहीं, बात ध्यान रखनी है हमको। तो बेसिकली जो वायर है और जो लूप है वो आपस में क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट की रेपेल? अट्रैक्ट। हाँ, द लूप इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्ट्रेट वायर। ऐसा क्वेश्चन पहले कभी किया है कि नहीं किया? किया है सर। किया है ना? लास्ट क्वेश्चन रहा। ठीक है, द लूप इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्ट्रेट वायर। अगर मान लो कि बस सिंपल क्वेश्चन यही आ गया 1 मार्क का, कि बताओ कि लूप अट्रैक्ट होगा कि रेपेल होगा,
तो कैसे पता लगाएंगे? अट्रैक्ट होगा। इस पहले एक साइड से अट्रैक्ट होगा, एक साइड से रिपेल होगा, हाँ, और कौन टोटली डोमिनेट अट्रैक्ट करेगा? होगा। हाँ, एडी क्योंकि डोमिनेट। एडी डोमिनेट करेगा। यस। और अगर मान लो कि करंट को मैं क्लॉक की जगह एंटी क्लॉक कर देता तो क्या होता? हाँ, बीसी डोमिनेट करता। बीसी कहाँ करता है? एडी डोमिनेट तो एडी करेगा। डोमिनेट एडी करेगा बट हाँ, अच्छा तो यहाँ पर लूप क्या करेगा? हाँ, रेपेल होगा, हाँ लूप रिपेल। क्योंकि ये वाला जोड़ा हो जाएगा डोमिनेंस में और ये है अनलाइक, तो अनलाइक में होता है रिपल्शन। द लूप विल गेट रेपेल्ड। बातें समझ में आ रही है? यस सर। यस क्या लिखेंगे? द लूप विल गेट रेपेल्ड अवे अवे फ्रॉम द वायर, फ्रॉम द स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर। बिल्कुल। तो ये सब चीजें ध्यान रखना बेसिकली। लिख लिया ये? यस सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद आपके पास आ रहा है 21 में, यूजिंग बोर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज द फॉर्मूला? अरे पता है कि नहीं पता सेकंड पोस्टुलेट? MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। हाँ हाँ, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। कह रहा है इसका यूज करके शो दैट सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई यार। 2 पाई सरकमफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑफ द इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, सरकमफेरेंस ऑफ द वो होना चाहिए, सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट is equal to 2 pi r. Circumference of the electron in the nth orbital state is n times the wavelength d वेवलेंथ Broglie एसोसिएट। wavelength associated with it. ठीक है, तो प्रूव करना है हमको बेसिकली। क्या प्रूव करना है? कि सरकमफ्रेंस जो है वो किसके बराबर है? n times d Broglie डी ब्रोगली वेवलेंथ के। क्या इज इक्वल टू क्या? सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू n टाइम्स डी ब्रोगली डी वेवलेंथ। ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, और किसका यूज करके करना है ये सब? यूजिंग बोर्स second पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट। किस चैप्टर का है ये? एटम्स एटम्स का है ये। एटम्स न्यूक्लियाई का, सिर्फ एटम्स का? ये सिर्फ एटम्स का सवाल है, न्यूक्लियाई अलग चैप्टर है। तो लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? circumference equal to n times d Broglie wavelength। सरकमफ्रेंस किसकी? orbit हाँ, सरकमफ्रेंस ऑफ nth ऑर्बिट कौन से एटम में? hydrogen हाइड्रोजन एटम में। इज इक्वल टू क्या इंटू क्या? and into d Broglie d n Broglie into d Broglie wavelength. What is the formula of d Broglie wavelength? क्या मुझे सुनाई नहीं दे रहा है या तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो? चलो प्रूव करते हैं। व्हाट इज बोर्स सेकंड पोस्टुलेट? MBR से वाला h अपॉन 2 पाई हाँ, ये है कैपिटल L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2। ठीक है, व्हाट इज एन हेयर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। yes sir इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 होता है कौन सी स्टेट? ground state। ग्राउंड स्टेट। एंड 2 इज first excited state फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, हमें प्रूव करना है सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू n टाइम्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो एक काम करो, मेरे को ये बताओ कि डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला टॉपिक हमने किस चैप्टर में पढ़ा है? dual nature। dual हाँ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव कर रहा होता है ना ऑर्बिट के अंदर। yes sir कौन से ऑर्बिट में? इन द nth ऑर्बिट Nth की orbit। बात कर रहे हैं यहाँ पर।
What is the formula of de Broglie wavelength? Lambda is equal to h upon mv. Lambda is equal to h upon mv. h upon mv. ये चीज याद है ना? Yes, Yes. sir. हाँ. अब ये जो आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, इसमें आप इस तरीके से शिफ्टिंग करो कि यहाँ पे आ जाएगा ये 2 पाई है ना, इसको यहाँ पे ले आओ, तो 2 पाई आर को यहाँ रखो और बाकी mv को नीचे ले आओ, तो आ जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन mv. Yes, sir. क्या आ गया? 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन mv. और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, और 2 को ऊपर पुट कर दो. हाँ, आ गया आंसर? Yes. हाँ तो गया. Yes, sir. तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा आ गया. तो ये प्रूव हो गया कि सरकमफ्रेंस ऑफ द पाथ इज इक्वल टू n टाइम्स द डी ब्रोगली. सरकमफ्रेंस ऑफ nth ऑर्बिट. बात समझ में आ गई नहीं आ गई? Yes. sir. n टाइम्स द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. हेंस, और इसको ना एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लो, लिख लो, लर्न एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट. क्या चीज याद करेंगे? सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू n टाइम्स De Broglie. डी ब्रोगली वेवलेंथ. और ये जो रिजल्ट आया है ये कहाँ से आया है? बोर के सेकंड पोस्टुलेट. Second postulate. से. तो इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करो. जैसे कि आप लोगों ने याद कर रखा है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज, याद कहाँ कर रखा है? X. Yes. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज. Cosec. तो जैसे ये याद करे हैं आपने, वैसे ही इसको भी याद कर लो एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट आइडेंटिटी की. अब चलते हैं बी पार्ट. पढ़ लो जरा इसको. इलेक्ट्रॉन कहाँ से कूद रहा है? Initially in the third excited state. हाँ, the electron in hydrogen atom is initially in the third excited state. Third excited state. इलेक्ट्रॉन है थर्ड एक्साइटेड स्टेट में. ओके, यानी कि n कितना होगा? हाँ, 2. 2. Third excited state. अरे n इज इक्वल टू 2 होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. अच्छा, तो जागो भाई जागो. यहाँ पर है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n क्या होगा? 4 ही है ना? हाँ 4 ही आएगा, 4 ही आएगा. मैंने कब मना किया? मेरी आवाज नहीं आ रही थी ऐसे. अच्छा, आवाज मेरे को तो नहीं आई थी भाई. n इज इक्वल टू 4 होगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट. जो भी एक्साइटेड स्टेट है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली कहाँ पर है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट में. अब क्या वो वहां पर खुश है? नहीं, नीचे कूदेगा. बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हिच कैन बी एमिटेड व्हेन इट फाइनली मूव्स टू द ग्राउंड स्टेट. तो जब वो ऊपर से नीचे कूदेगा तो बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या? Spectral लाइंस. वो निकलती है ना, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी फंड. Yes, sir. तो बोल रहा है बताओ कितनी मैक्सिमम निकल सकती हैं. तो बता दो भाई. अगर उसे 4 से कूदना है नीचे, आपको ये ध्यान रखना है, अगर उसे 4 से नीचे कूदना है तो हो सकता है कि 4 से 3 कूद जाए, हो सकता है 4 से 2 कूद जाए. 4 से 3 कूदेगा तो लैम्डा निकलेगा कुछ पास्चन वाला. 4 से 3, हाँ. अगर 4 से 2 कूदेगा तो बामर वाला निकलेगा. 4 से 1 कूदेगा तो लाइमन निकलेगा. अगर 4 से 3 कूदेगा तो 3 से 2 कूद सकता है, तो इसमें बामर निकलेगा. या 3 से 1 कूद सकता है तो इसमें लाइमन निकलेगा. समझ में आ रही है? फिर 2 से 1 निकल सकता है. और फिर 2 से 1 कूद सकता है तो इसमें लाइमन निकलेगा. तो कुल मिला के कितनी पॉसिबिलिटी है? 6 पॉसिबिलिटी है. यस. हाँ, इसको बना लो एक डायग्राम पे, एनर्जी लेवल डायग्राम पे. तो ये बोल दो n इज इक्वल टू क्या? 4. ये बोल दो n इज इक्वल टू क्या? 3. n इज इक्वल टू क्या? 2. और n इज इक्वल टू 1. और ट्रांजिशंस को दिखा दो इसके ऊपर डायग्रामेटिकली.
4 से 3 की पॉसिबिलिटी, 4 से 2 की पॉसिबिलिटी, 4 से 1 की पॉसिबिलिटी, या फिर 3 से 2 की पॉसिबिलिटी, या फिर 3 से 1 की पॉसिबिलिटी, या फिर 2 से 1 की। 2 से 1 के पास। तो बताओ कितनी पॉसिबिलिटी है? लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू 6। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसको करने का क्या तरीका है? आप तीनों तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर, तो एक बताता हूँ उसका शॉर्टकट। तो क्लास 11th के अंदर पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन। सुना है कभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? यस सर। कॉम्बिनेशन क्या होता है कि NCR, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R आउट ऑफ n में से R को सिलेक्ट करने के जो नंबर ऑफ वेज होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 4 थे ना, n = 4 में था वो, तो 4 में से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, इजंट इट? यस या तो 4 से 1 की जंप, या 4 से 2 की जंप, या 4 से 3 की जंप। तो आपको 4 में से 2 लाइंस करनी है सेलेक्ट। अब 4C2 निकालना है। व्हाट इज 4C2? व्हाट इज NCR का फॉर्मूला याद है किसी को? n माइनस n फैक्टोरियल अपॉन N r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यस। तो कितना आएगा 4C2? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। 2 यस। 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। व्हाट इज 4 फैक्टोरियल? 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कट जाएगा 2 फैक्टोरियल इज 2, तो कितना आ रहा है 6। यस सर। हाँ, वो आएगा ही। तो कहने की बात ये क्यों बताया गया? इसलिए बताया गया क्योंकि आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मान लो कि कल को उन्होंने दे दिया कि वो 5th एक्साइटेड स्टेट में था, अगर वो 5th एक्साइटेड स्टेट में बैठा हुआ था, फिर तो गिनते गिनते आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप बोलोगे 5th एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 6, और आपको 6 में से 2 करने हैं, तो 6C2 मार देना इकट्ठा। तो कितना आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 6 क्या होता है? 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल। समझ में आ रही है? यस सर। 15 आ जाएगा। अब 15 लिखते लिखते तो रात हो जाएगी वहाँ पर, तो इस वजह से निकालना जरूरी है इसको, ठीक है ना? यस सर। हाँ, ध्यान रखना। व्हाट इज NCR का फॉर्मूला? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। हाँ, इसका एक शॉर्टकट भी होता है वैसे। शॉर्टकट ये होता है कि बस मल्टीप्लाई करते जाओ। व्हाट इज 4C2? 4C2 इज 4/2 into 3/1, ठीक है। व्हाट इज 6C2? 6C2 इज 6/2 into 5/1। व्हाट इज 6C4? 6C4 इज 6C2 ओनली। तो ये आ जाएगा। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो पढ़ने बैठे नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए सब। 22 पे आते हैं। ये किस चैप्टर का है? चैप्टर 3 का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। किस टॉपिक का? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर। क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में? इन d1 अपॉन e2 फर्स्ट पार्ट में निकालना है E1/E2, ठीक है। अब ये जो आप देख पा रहे हो, ये 120 सेंटीमीटर क्या है? बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ। यस सर। किसके करस्पॉन्डिंग? जब ये दोनों सेल किसमें लगे हुए हैं? सीरीज फेवर या सीरीज अपोजिशन? सीरीज अपोजिशन। हाँ, देखो ध्यान से, ये लगे हुए हैं सीरीज अपोजिशन में। सीरीज अपोजिशन में क्या होता है इनका इक्विवेलेंट? e1 माइनस e2 इक्वल टू E1 minus E2 is equal to, what is the formula principle of potentiometer? E is equal to kx. kx। तो आएगा E1 minus E2 is equal to k into 120. यस सर। एंड सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? e1 प्लस e2 इक्वल टू k इनटू 300। into 3, E1 plus E2 क्यों हो रहा है? क्योंकि दे आर इन सीरीज फेवर अरेंजमेंट। यस। क्या निकालना है? e1 अपॉन e2 कैसे करोगे इन दोनों को? एलिमिनेट करिए। करो निकालो कितना। ये इक्वेशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऐसा आ गई। कैसे बनाई इक्वेशन ये? यूजिंग पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल ना। यस सर। यस सर। तो E1 माइनस E2 कितना है? 120 के, और E1 प्लस E2 कितना है? 300 के। दोनों को डिवाइड कर दो, यस सर। तो क्या आएगा? पॉइंट 3:1। क्या हो रहा है?
क्या चीज? हाँ हाँ वो। कर रहे हो क्या? यस कितना आ रहा है? 7:3 आ रहा है क्या? 7:3 आ रहा है। ठीक है। यस ठीक है। अच्छा एक काम करो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करना जरा, कितना आएगा? ऐड कर E1 210 के आएगा। ठीक है। और E2 निकाले, E290 के। E290 के दोनों को सब्ट्रैक्ट किया क्या? दोनों को डिवाइड ही कर दिया, मतलब हाँ मैं नहीं दोनों को ऐड कर दिया कुछ भी कर E2 दो। E2 तो 2E2 आ जाएगा कितना, 180 के यस जाएगा। E290 यार 90 क्या आ रहा है? यस यस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ। नल पॉइंट फॉर सेल E1। हाँ यानी कि अगर E1 अकेला लगा होता तो नल पॉइंट कहाँ पे आता, तो 210 पे आता। यस सर। और अगर E2 लगा होता अकेला तो 90 पे आता, है ना? 90 का यस सर। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, 120 सेंटी सॉरी 210 सेंटीमीटर, राइट? हाँ यस 210 सेंटीमीटर। और थर्ड पार्ट में क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है? हाउ इज द सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी बढ़ानी है। कैसे बढ़ाते हैं सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की? पोटेंशियोमीटर के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यस सर तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट घटाना चाहिए आपको। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो लिख लो, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द, बाय क्या, बाय डिक्रीजिंग द value of its potential gradient. What is the symbol of potential gradient? Small k. And what is the formula? V/L VAB upon LAB. हाँ अगर आपको k को डिक्रीज करना है इंक्रीज करना है, डिक्रीज k को डिक्रीज करना है तो वायर की लंबाई को इंक्रीज करना पड़ेगा। यस यस देखेंगे दिस कैन बी अचीव्ड बाय नंबर 1 इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ क्या, पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई बढ़ा दो। और क्या तरीके हैं k को डिक्रीज करने के? पोटेंशियल को डिक्रीज पोटेंशियल को डिक्रीज कर दो। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं बोलना। k का फॉर्मूला याद है, आई रो बाय ए, याद है? ये वाला याद नहीं से। ये वाला याद नहीं है भाई, ये वाला याद नहीं है तो पढ़ाइयाँ नहीं चल रही बिल्कुल भी। ये याद होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ VAB? I into RAB. What is the formula of RAB? Rho into LAB upon A, है ना? तो आ गया I रो अपॉन A। यस सर इसको याद करो भाई, I रो अपॉन A बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक और पॉइंट निकल के आएगा, अगर आपको k को डिक्रीज करना है तो करंट को डिक्रीज करोगे, है ना? यस अगर आपको k को डिक्रीज करना है तो किसको करोगे डिक्रीज, करंट को डिक्रीज। कौन सा करंट? पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर जो करंट है, ये आ कहाँ से रहा है, ड्राइवर सेल से। यस सर और कैसे डिक्रीज होगा ये, रेजिस्टेंस रियोस्टैट का रेजिस्टेंस बढ़ा के, बिल्कुल, बाय इंक्रीजिंग द रियोस्टैट रेजिस्टेंस। अच्छा ये सब क्यों कर रहे हैं हम, सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए। कैसे बढ़ाते हैं सेंसिटिविटी, क्या घटा के? वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ अब इन सब चीजों को याद कर लो, ये फॉर्मूले पक्के से याद होने चाहिए। अब पेपर आ गया भाई बिल्कुल, k इज इक्वल टू VAB अपॉन LAB एंड k इज इक्वल टू क्या,
आई ए रो रो बाय ए आई रो अपॉन ए। ये दो तरीके हैं, क्या चीज घटाने के, क्या चीज बढ़ाने के। इनिशियल ग्रेडियंट घटाने के और Sensitivity सेंसिटिविटी बढ़ाने के। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान रखना इसको। अब आते हैं इस पे और पार्ट पे, क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, वी ए माइनस वी डी। है कहाँ सर्किट, कहाँ है? सर्किट रेंज में क्या, यानी कि मैंने सर्किट मिस कर दिया ना। हाँ जिस बहुत सर्किट मिस कर दिया तो देखो यहाँ पे होगा सर्किट। ये इसका ड्रॉ कर लो जरा, नोटबुक में इसको ड्रॉ करो। कितने रेसिस्टर हैं? 4 क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में? ए माइनस बी डी। फर्स्ट पार्ट में वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, कंडीशन क्या है? so that no current flows through the 4 ohm यानी कि इस ब्रांच में, ईबी ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सबसे बड़ा सेल कौन सा है? सबसे बड़ा 9 वोल्ट 9V वाला। हाँ 9 वोल्ट वाला, तो वहीं से निकाल दो करंट आई। निकला हुआ है करंट आई, तो ऑलरेडी दिखा रखा है इन्होंने, है ना। जी सर। अब ये करंट जाएगा यहाँ पर, जाएगा ये, तो यहाँ पे आई मार्क कर लो। फिर नीचे उतरेगा क्या? नहीं उतरेगा। नीचे नहीं उतरेगा, तो यहाँ पे आई चला जाएगा। यहाँ पे आई जा ही रहा है, यहाँ पे आई जाएगा और फिर यहाँ पहुँच जाएगा। अब एक काम करो, ये जो लूप है ना, ये वाला लूप, कौन सा लूप है ये? ए एफ ई बी ए, अफेबा। इसमें लगा दो केवीएल, क्या लिखोगे? वी ए माइनस आई, माइनस आई। आई, इसमें तो 0 और बट सेल का होगा ना -6, -6 प्लस 9 is equal to VB। तो कितना आ रहा है करंट? 3/2 3/2 एम्पियर। निकालना क्या था? रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। अब क्या करोगे? अब एक काम करो, इसमें लगा दो, छोटा वाला जो है ना, इसमें लगा दो। क्या? केवीएल केवीएल लगा दो इसमें, तो क्या लिखोगे? ईडीसी बीई में वी माइनस आई आर, 3R/2। 3/2। हाँ -3 प्लस 6 इक्वल टू वी। नहीं 4, हाँ 4 होना चाहिए। हाँ ठीक है। कितना आ रहा है आप? बिल्कुल, बात समझ में आ गई? यस सर। यस क्या निकालना है इसके बाद? इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस also find the potential difference। हाँ, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो ऊपर से पढ़ना कि पहले क्या निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही ये देखा करो कि निकालना क्या है। आपको फिजिक्स आ चुकी है अब, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को आती नहीं है। सबसे पहले ये देखा करो कि निकालना क्या है, और उसके उसके पीछे पड़ जाया करो। आपको निकालना है वी ए माइनस वी डी। अगर आपको वी ए माइनस वी डी निकालना है, तो आप यहाँ से चले जाओ, इस रास्ते से ए से डी तक चले जाओ। तो क्या लिखोगे? वी ए माइनस आई माइनस आई इज इक्वल टू वी डी। आ गया डी? यस सर। तो कितना आ जाएगा ये? 2i, 2i और 2i तो 3 है। 3 एम्पियर 3 वोल्ट सर। बिल्कुल। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया? फर्स्ट पार्ट 3, फर्स्ट पार्ट का 2 ओम, और सेकंड पार्ट का 3 वोल्ट 3 वोल्ट। बॉक्स में डाल देना, लिख देना आंसर आंसर, ठीक है। यस सर। यस ये भी हो गया। अब चलते हैं 23rd पे। ये किस चैप्टर का है फर्स्ट पार्ट? न्यूक्लियर न्यूक्लियाई का। ये तो टॉपिक कट चुका है। बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा था ना? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी तो पढ़ा था। बाइंडिंग एनर्जी तो पढ़ा था, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा बाइंडिंग एनर्जी, पर न्यूक्लियॉन नहीं पढ़ा होगा। हाँ, तो ये कट चुका है सिलेबस से। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? डेंसिटी इज कांस्टेंट। यस सर। जानते हो ना कि न्यूक्लियस की डेंसिटी सबकी कांस्टेंट होती है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। मास नंबर। ये प्रूव करना है हमको।
अच्छा ये बताओ कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो उसका ऑर्डर क्या होता है, याद है किसी को? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस? बहुत छोटी है बहुत बड़ी है? छोटी। बहुत छोटी है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? यस सर। वॉल्यूम बहुत कम है बहुत ज्यादा है? बहुत, वॉल्यूम बहुत कम है। वॉल्यूम बहुत कम है तो डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा? 10 की पावर 17। ठीक है, यस सर। इसको याद कर लो। न्यूक्लियस की डेंसिटी की ऑर्डर क्या है? 10 की पावर 10 के 17। पास 10 की पावर 17। मास का यूनिट केजी और यस सर। वॉल्यूम का केजी मीटर क्यूब। क्यूब। तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या है? 10 की पावर 17 क्या? केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती? मास नंबर पे मास नहीं नंबर। करती। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर ए। नहीं होता क्या है, ये तो है। मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अपने ना नोटबुक निकाल के चैप्टर वाइज उसका रिवीजन स्टार्ट कर लो भाई। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है अभी, तो एक एक करके सारी चीज़ों को रिवाइज कर लो, क्योंकि फिजिक्स में भी अच्छा खासा सिलेबस है। कम सिलेबस नहीं। आप लोगों की तैयारी आई थिंक अच्छी है, नो डाउट्स देयर, बट स्टिल इट विल बी अ गुड आइडिया अगर आप पेजेस एक बार टर्न कर लोगे तो सही रहेगा। हाँ, तो क्या प्रूव करना है? टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। किसकी डेंसिटी? यस। न्यूक्लियस। ऑर्डर क्या होता है? 10 की पावर 10 के 17। पास 30 केजी पर मीटर। केजी पर मीटर। मास नंबर का सिंबल ए। व्हाट इज मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ भाई, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही तो होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। यस। तो सबको गिन लोगे अगर तो क्या मिल जाएगा? मास नंबर। मास नंबर। एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ सिंबल जेड। जेड। जेड जेड। ये कैपिटल ए होता है, ये कैपिटल जेड होता है। ठीक है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देन? ए माइनस है। ए माइनस जेड, सिंपल मैथमेटिक्स है ये तो। यस सर। बहुत बढ़िया। अब आते हैं यहाँ पर, तो प्रूफ। डेंसिटी, डेंसिटी का सिंबल रो होता है। रो इज इक्वल टू क्या अपॉन क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की शेप क्या मान के चल रहे हो? स्फीयर। हियर स्फेरिकल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। एंड मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल्स? प्रोटॉन और कैपिटल ए पार्टिकल्स। यस सर। कैप न्यूक्लियस के अंदर कैपिटल ए पार्टिकल्स होते हैं और हर एक पार्टिकल का मास यू मान लो। यू, यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना? यस यस सर। सर। हाँ, तो न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल्स? ए। ए पार्टिकल्स और हर एक का मास लगभग लगभग। यू हाँ, ईच ऑफ मास यू अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास और यू की वैल्यू बिल्कुल आस पास ही होते हैं, तो हमने ये मान लिया। नाउ ये व्हाट इज कैपिटल आर? रेडियस। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला बताओ। आर नॉट ए। आर 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 इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। 1/3। थैंक आर गॉड। तो व्हाट इज आर क्यूब देन? आर आर नॉट क्यू ए। ठीक है, तो पुट कर दो। तो रो इज इक्वल टू ए यू अपॉन, ये 3 ऊपर ले जाओ, तो 3 ए यू अपॉन 4 पाई क्या? आर नॉट क्यू ए। कुछ कट रहा है? ए। चलो हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर प्रूफ। यस सर। तो आ गया रो इज इक्वल टू 3u अपॉन 4 पाई आर नॉट की पावर 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर नॉट? ये होता है 1.2 FM। 1.2 10 की पावर -15 माइनस मीटर्स। 15 मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u?
वैल्यू ऑफ यू इज 1.66 10 की पावर -27 kg। इन दोनों को पुट कर दो यहाँ पर, तो रो इज इक्वल टू 3 इंटू क्या 1.66 into 10 to the power 1.6 7 kg अपॉन 4 पाई इंटू क्या 1.2 का क्यूब इंटू 10 की पावर कितना -45 मीटर क्यूब। तो काटा पीटी करके क्या आएगा 2.3 हाँ 2.3 आता है। जो भी आएगा 2.3 10 की into पावर 10 कितना, 70 हाँ kg 10 per की meter। पावर मैटर करती है, उसके आगे का नंबर उसके सामने ट्रिवियल है, उसकी कोई औकात नहीं है, ठीक है। yes sir Yes, sir. तो यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ atom mass है? number हाँ, तो क्या हम बोल सकते हैं कि therefore डेंसिटी ऑफ लोहे की न्यूक्लियस अपॉन डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम की न्यूक्लियस कितना आएगा 1 हाँ, चाहे डेंसिटी ऑफ लोहे की न्यूक्लियस और डेंसिटी ऑफ यूरेनियम की न्यूक्लियस कितना आएगा 1 1। ध्यान रखना है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डेंसिटी का रेशियो हमेशा क्या आएगा 1:1 आएगा, क्योंकि डेंसिटी इज द कांस्टेंट वैल्यू फॉर ऑल दी न्यूक्लियाई। इतनी ज़्यादा छोटी है न्यूक्लियस, इस वजह से। तो यार आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करें। okay sir Okay, sir. ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, thanks गुड नाइट, Okay, sir. बाय। Good night, sir. Right.